हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। और बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, आज आपके यूपी बोर्ड क्लास 10, ठीक है ना, मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 दोनों क्या है पढ़ लिए हैं। और बच्चों लेक्चर 2 में हमने आपको ये पढ़ाया था कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना बच्चों। आपको मैंने अच्छी तरह से समझा रखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको ये भी कराया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या करते हैं, है ना, कहाँ इसका यूज करते हैं। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। ठीक है बच्चों, और कैसे करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था, शायद आपको याद होगा, 24 और 36 लिया था ना हमने। इस एग्जांपल को लिया था और ये बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम क्या करेंगे, आज हम आपकी जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली, 1.1। ठीक है बच्चों, आज से हम आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 1.1। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए आज से हम क्या करेंगे, आपकी प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे और धमाकेदार क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही स्मूथली सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए। और आपको मतलब क्या है, परेशान तो होना नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, है ना। परेशान आप नहीं होंगे, बस क्या करना है, मेहनत करनी है आपको। आप क्या करिएगा, घर में बैठ के मेहनत करिए। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा और जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या करते हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, यही तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, अगर उसको हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा बार यूज करेंगे। ठीक है, जो प्रमेयिका है अगर हम उसको एक से अधिक बार यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपकी एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रमेयिका को बार बार यूज करेंगे, है ना, और उससे क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए कितना इजीली फाइंड करते हैं हम लोग एचसीएफ, घबराने की बात नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। और एक इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3, है ना, इसमें से कोई 2 मैं कर दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क दे दूंगा ताकि आप भी कुछ करें घर पे, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225, यही है। कह रहा है इन दोनों के बीच क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड साहब ने क्या कहा था, यूक्लिड साहब ने ये कहा था कि कोई भी 2 नंबर है अगर उनके बीच हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना, सबसे पहला काम ये करना होगा कि उन 2 नंबर्स के बीच में हमें ये देखना होगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब छोटे और बड़े नंबर को हमें ढूंढना होगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 135 छोटा है, 135 क्या है, छोटा है, 225 क्या है, बड़ा है। अब यूक्लिड साहब ने ये कहा कि 135 से 225 को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। चले कर देते हैं, क्या करेंगे देखिए, 135 से 225 को आप भाग कर दो, है ना। भाग करने पे आपको दिख रहा है कि ये एक ही भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 135 आया, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, अब देखिए इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारा शेषफल कितना है, 90 आया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यूक्लिड साहब ने ये कहा था ना कि अगर शेषफल 0 आता है, क्या बच्चों, अगर शेषफल 0 आता है तो जो हमारा भाजक है ना वही क्या होगा, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है शेषफल 0 नहीं है। तो यूक्लिड साहब ने ये तो बता दिया था कि अगर शेषफल 0 है तो भाजक ही हमारा एशिया बनेगा, लेकिन यूक्लिड साहब ने ये बताया कि अगर शेषफल 0 है, 0 नहीं है, तब क्या करेंगे, है ना। तो आप देखिए, अगर शेषफल 0 नहीं होता, है ना, अगर शेषफल 0 नहीं है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फिर से अप्लाई करेंगे इन पर। लेकिन किन नंबर पे अप्लाई करेंगे ये भी आप देख लें। हम अप्लाई करेंगे 90 एंड 135, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 90 से 135 को फिर से डिवाइड कर देंगे, और यही प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है। कब तक करना है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आप शेषफल से भाजक को डिवाइड करिए। मान लीजिए इसको करने के बाद फिर शेषफल 0 नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, शेषफल से भाजक को डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जहां पर शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होगा वही क्या होगा, इन दो नंबर्स का एचसीएफ बन जाएगा, बस, ठीक है ना। इतना काम करना है। लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो स्टेप में करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एल्गोरिथम की बात कर रहा है, और एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप होते हैं, है ना। तो स्टेप जब होते हैं तो हमें दिखाने पड़ेंगे स्टेप, क्योंकि अगर एल्गोरिथम की बात कर देगा तो हमें स्टेप यहाँ शो करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं, लिखेंगे कैसे, आप ये देख लो। पहला स्टेप है ये, है ना। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप हमारा पहला, प्रथम स्टेप क्या है कि अब आप ये जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब यूक्लिड साहब ने कहा था कि कोई भी इंटीजर को हम a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं, देख पाएंगे ना। बस इसको हम क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे a क्या था भाज्य, b क्या था भाजक, q क्या है भागफल और r का है शेषफल, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। तो आप देखिए 2 to 5 = 135 × 1 + 90 लिख दिया। अब क्या करना है, अब लिखेंगे सिंस शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल क्या है, 0 नहीं है, अतः 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है, इतना लिख देंगे इसको। अब होगा क्या, इन दोनों पे हमें लगाना है, तो क्या करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड कर दीजिए। और आप जानते हैं डिवाइड करना, ये भी आपका 1 टाइम्स आएगा, ये आएगा 90, दैट मीन्स ये बचेगा 45। अब बताइए लिखेंगे, देखियो स्टेप यहाँ 2 हमारा आ गया। स्टेप 2 क्या कहता है, 135 = 90 × 1 प्लस में 45, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। बताओ क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया, क्या नहीं आया, है ना। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कहाँ अप्लाई करेंगे, शेषफल और भाजक पर, ठीक है। लेकिन पहले लिख तो दें, क्या लिखेंगे, सिंस शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, अतः 45 तथा 90 पर यूक्लिड सॉल्व दे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, देखो शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो लगा दीजिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए वहाँ लिख देंगे 90 एंड 45, तो ये आ गया आपका 90, ये क्या आ गया आपका 45 आ गया। आपको दिख रहा है कि इससे क्या होगा, 2 टाइम्स में कैंसिल, कितना आया, 0। बताओ स्टेप 3 में लिखेंगे 90 = 45 × 2 + 0 आ गया, है ना। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए इतना कर दिया हमने। 90 = 45 × 2 प्लस क्या है, 0 है। बताओ शेषफल क्या आया, 0 आया ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ, क्या यहाँ लिख दूँ, चलो ठीक है। देखिए लिखेंगे सिंस शेषफल बराबर क्या है, 0, अतः
135 तथा 225 का HCF क्या हो जाएगा? 45। यही क्या है? आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं और उनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है उसमें, मान लीजिए, तो क्या करते हैं, इन दो नंबर में स्मॉल नंबर से बिग नंबर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते ही आपको क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। अगर शेषफल 0 होता है तो जो भाजक है वही इन दोनों का HCF होगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो हम इस प्रोसेस को बार बार अप्लाई करेंगे, लेकिन किन दो नंबर के ऊपर? शेषफल भाजक, शेषफल भाजक, शेषफल भाजक। ठीक है, और लास्ट में जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आ जाए वही भाजक इन दो नंबर क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ करना ही नहीं है ना, बहुत कुछ सोचना नहीं है आपको, केवल भाग करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में तो कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप वीडियो को पुश कर लिया कीजिए और इसको लिख लिया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। बताओ इसमें तो कौन सा क्वेश्चन करें, है ना। मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 में क्या दे रहा है? 867 और 255, यही दिया है। इसमें करना क्या है, दो नंबर आपको दिए गए हैं, स्मॉल नंबर से बिग नंबर को डिवाइड करना है और आप बताओ कि बिग कौन सा है, तो ये बड़ा नंबर है, छोटा कौन सा है, ये छोटा है, छोटे से बड़े को आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 255 से 867 को हम डिवाइड कर दें। बताओ कितनी बार ले जाएं? 3 डाल दे जाएं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है ना, 2 3 होता है 6, लगभग 600-700 करीब आ जाएगा। देखिए 3 बार ले जाएंगे, 3 बचे होता है 15, 3 बचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, देखा 700 करीब आ गया ना। 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1, आया कि नहीं? कितना इस पर आया? 102। बताओ क्या ये 0 है क्या? क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? कहाँ पे? शेषफल पे और भाजक पे। ठीक है ना। चलो, लेकिन इसका स्टेप भी तो दे भैया। मामला ये है कि आपको स्टेप नहीं छोड़ना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या स्टेप छोड़ोगे क्या? नहीं, स्टेप नहीं छोड़ेंगे, हम स्टेप वाइज करेंगे, तभी हमको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिख कर क्या आएगा? एल्गोरिदम। ठीक, चलो बाकी आप समझदार हैं। हम क्या करते हैं, 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस में 102 हो गया। लिखेंगे सिंस शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 102 तथा 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, ठीक है ना, लगा दीजिए। तो 102 को हम क्या करेंगे, फिर से भाग कर दें, किससे? सॉरी 102 से हम क्या करेंगे, 255 को डिवाइड कर दें, 255 को भाग कर दिया। अच्छा, भाग करने पे क्या होता है बच्चों, ये बताओ, ये कितनी बार जाएगा? 102 दूनी 204 होता है, तो 2 बार में जाएगा 200 कितना? 4, 5 में से 4 का 1, यहाँ पे आया 5, ये क्या हो गया? कैंसिल। बताओ शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ज़्यादा है ना, ये शेषफल 0 नहीं आया। क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे तुरंत। स्टेप हमारा 2 आ गया, क्या आ गया? 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस में 51। अब बताओ क्या 51 0 के बराबर है? नहीं, तो लिखेंगे सिंस शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अतः फिर से अप्लाई कर दें, है ना। कौन सा अप्लाई करेंगे? अतः 51 तथा 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। ठीक है, अब लगाएंगे तो बताओ, फिर से लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लो, हम क्या करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, बताओ कितना आएगा?
दो बार में आपको दिख रहा है कि 102 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा स्टेप 3 यहीं से निकल कर आएगा। स्टेप 3 क्या है बच्चों, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस में 0 लिखेंगे। सिंस शेषफल क्या है, 0 है। अतः क्या 867 और 255 का जो HCF होगा कितना होगा, 51। और यही क्या है आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने सब कुछ स्टेप वाइज लिख दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, स्टेप वाइज करते जाइए बस। बाकी भाग करना तो आप बचपन से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद एक आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, इसे आप घर पर ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। लेकिन अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है ना, देखिए ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है इस विभाजन प्रमेयिका से। मतलब एक तो बोलेगा HCF फाइंड करना है, एक और पैटर्न बनता है, वो पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन आपका मैंने कराया जिसमें आपको HCF फाइंड करना था, है ना। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी एक तरह क्वेश्चन बनता है और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ लो एग्जाम में आना ही आना है, या तो वो 3 नंबर का आए या फिर वो 5 नंबर का पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे क्या है, कंफर्म है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को या इस पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है। चलिए समझा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो बच्चों आप जानते हैं ना पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वो होता है क्या, पूर्णांक होता है 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, यही तो होते हैं। लेकिन ये बताओ धनात्मक क्या होता है। अगर हम बात करें धनात्मक की, धनात्मक क्या होता है, 1 2 3 4 यही होते हैं, है ना। अब बात करते हैं किसकी, विषम की। विषम क्या होते हैं, विषम भी आप जानते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना इसी विषम की वो बात कर रहा है, वो इसी विषम के बारे में बता रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, कैसे हमको मालूम चलेगा कि इसी रूप का होता है। अच्छा एक बात और है, ये आपको क्या दिख रहा है, जो 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 है, ये किस फॉर्म का दिख रहा है। तो बच्चों ये तीनों ही दिख रहे हैं आपको a = bq + r फॉर्म के, है ना। जहां पे q क्या होता है, भागफल, r क्या होता है, शेषफल, b क्या होता है, भाजक। बताओ ये तीनों इसी फॉर्म के नहीं है क्या, अरे बिल्कुल हैं, देखिए ना a = bq + r, ये तीनों क्या है, इसी फॉर्म के हैं। तो बच्चों इसमें आपको दिख रहा है, अगर हम कंपेयर करें इससे तो क्या होगा, b हमारा क्या हो जाएगा 6, मतलब भाजक हमारा क्या हो गया 6 हो गया ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 से भाग करना है। तो कह रहा है 6 से भाग करने पर कोई भी संख्या, कौन सी, विषम वाली, 6 से भाग करने पर कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। अब चलिए भाग कर लेते हैं, 6 से भाग करते हैं। मान लो हमने 6 से भाग किया 1 को, बताओ जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आया। अब देखो अगर हम इस चीज को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बताओ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो क्या अगर हम 0 को q मान लें, 0 को अगर हम q मान लें तो क्या 6q + 1 फॉर्म का नहीं बन गया, बन गया बच्चों, यही तो वो कह रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, q को मान लिया 0। 0 क्यों माना, क्योंकि q के बारे में ये कह रहा है q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, कोई मतलब
जीरो हो सकता है, +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई 1 की। अगर इनमें से कोई और ले लें, जैसे मान लो 5 ले लेते हैं, है ना। 5 लोगे तो क्या आएगा, 6 से 5 जाएगा नहीं, 0 बाहर गया, कितना बचा 5। तो आपको दिख रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 = 6 × 0 प्लस में 5। और अगर 0 को हम क्या मान लें, q मान लें, तो ये बनेगा 6q प्लस क्या 5। इस फॉर्म का बन गया। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी विषम पूर्णांक क्या होता है, इसी फॉर्म का होता है। लेकिन ये तो मैंने एग्जाम्पल लेकर करा दिया, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल लेके एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। और कैसे करना है ये भी आप देख लो। ये क्वेश्चन में क्या है, भाषा दी गई है, भाषा मतलब लैंग्वेज, है ना। ये क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ आपको लैंग्वेज दिख रही है, तो आपको जो आंसर देना है वो भी लैंग्वेज में ही देना है। अब ये सीखते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज में कैसे देते हैं, है ना। चलो ठीक है, आप बताओ। अब ये सीखेंगे कि कैसे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं। बताओ, यूक्लिड साहब ने कहा कि कोई भी पूर्णांक a = bq + r के फॉर्म का होता है। बोलो हाँ, यूक्लिड साहब ने यही तो कहा था, कोई पूर्णांक क्या होता है, bq + r के फॉर्म का होता है। तो जब ये कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक कैसे मानेंगे, आप देख लो। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6। b क्या है, 6 है। कैसे पता, हमने 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को a = bq + r से कंपेयर कर दिया। जैसे कंपेयर करेंगे तो हमको b क्या मिल जाएगा, 6। और बच्चों हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलवेज ये b पता होता है पहले ही। कैसे पता होता है, इधर क्वेश्चन में जो भी नंबर लिखा हो, है ना, वही आपका b होता है, मतलब भाजक। तो b हमको मालूम हो गया। अब बताइए, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये किस फॉर्म का होगा, तो लिखेंगे अतः जो a होगा वो 6q + r फॉर्म का होगा। क्योंकि कोई पूर्णांक क्या होता है, a = bq + r फॉर्म का होता है, और b के प्लेस पे क्या लिखा हमने, 6 लिख दिया, है ना। लेकिन जहां R क्या होगा, R क्या होता है बच्चों, आप देखिए जो R होता है ना, R पे क्या होती है कंडीशन, R पे होती है कंडीशन कि R 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन छोटा हो किससे, B से। B मतलब 6 से, ये लिखवाया था मैंने। अब R के संभावित मान हम लोग ये लिखते हैं कि R के कौन कौन संभावित मान हो सकते हैं। चलो बताओ, पहला स्टेप क्या है, कोई पूर्णांक मानना। दूसरा स्टेप क्या है, R का लिमिट लिखना। तीसरा स्टेप क्या है, R के संभावित मान लिखना। और वो मान कैसे लिखेंगे, R की स्टार्टिंग होगी इससे 0 से, लेकिन 6 से क्या होगा, कम होगा। ये देखो यहाँ सिंबल लगा है ना, लेस और इक्वल टू, और एक सिंबल लगा ये वाला। तो इसका मतलब होता है ये जिसके आगे लगा हो ना, इसका मतलब होता है कि हम 0 को, मतलब R को 0 भी ले सकते हैं, लेकिन R 6 से छोटा ही होगा, R कभी 6 नहीं होगा। ये इस सिंबल का मतलब है। ठीक है, चलो बताओ, R के मान क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मान पता होगा ना, अब ये बताइए जो R के संभावित मान हैं, क्या हम इसको उठा के यहाँ रख दें, रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में, चलो रख देते हैं। बताओ, R = 0 लेंगे तो क्या आएगा, A बराबर क्या रहेगा, 6q। बताओ, R = 1 लेंगे, A क्या रहेगा, 6q + 1। R = 2 लेंगे, A क्या रहेगा, 6q + 2। R = 3 लेंगे तो A क्या रहेगा, 6q + 3। R = 4 लीजिए तो A क्या होगा, A हो जाएगा 6q + 4। और R बराबर अगर 5 ले लिया तो A क्या हो जाएगा आपका, 6q + 5। ठीक है,
अब हमने आर की सही वैल्यू पुट कर ली, आपको दिख रहा है आर कितनी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, इन सभी वैल्यू को इसमें उड़ा के रख दिया। अब यहाँ क्या करना है, लेकिन यहाँ ये देखिए ध्यान देना है, ए है क्या, ए आपका विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। अब हमें क्या करना है, इसमें चूज करना है विषम कौन कौन नंबर है ना। जैसे आप ये बताओ a = 6q, ये सम है या विषम है। तो बच्चों देखिए ये जो 6q है ना, 6q बताओ 6 क्या है, 6 आपका सम है कि नहीं। और q के बारे में क्या बोला है, q कोई भी पूर्णांक है, मतलब सम या विषम पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताओ अगर हम 6 सम लेते हैं, q के मान लो कुछ रख दो, मान लो हमने q को मान रख दिया, कितना आएगा 6 आएगा। बताओ ये क्या है, सम आया। अब हम क्या करेंगे, q का मान रखते हैं विषम, मतलब 3 रखो, क्षेत्र कितना होता है 18, बताओ क्या आया, सम आया। इसका मतलब अगर यहाँ सम संख्या हो तो ये q कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका सम पूर्णांक है। क्या है बच्चों, ये आपका सम पूर्णांक है। चलो बताओ बात करते हैं, ये सम है, सम में अगर एक जोड़ेंगे क्या होता है, विषम होता है। तो ये क्या बन गया, विषम पूर्णांक बन गया। अगर सम में सम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम पूर्णांक बनेगा, है ना। अगर सम में विषम तो विषम पूर्णांक बनेगा। ये सम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप खुद देख के बताओ कि इसमें विषम है कहाँ, बताओ कौन कौन सा विषम है इसमें। चलो देख के बताओ कौन कौन सा इसमें विषम है। देखिए आपको दिख रहा है 6q, 6q + 2, 6q + 4 क्या है, सम है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विषम। बताओ विषम किस फॉर्म का होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि जो विषम है क्या है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो गया, ठीक है ना। यहीं पे आपको आंसर मिल गया। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, आप लिखिए सिंस 6q + 2 तथा 6q + 4 क्या है, एक सम पूर्णांक है। या एक मत लिखो, केवल क्या लिखोगे, सम पूर्णांक है, जो कि a के संभावित मान नहीं हो सकते, क्योंकि a क्या है आपका, a आपका है विषम पूर्णांक। अतः a के संभावित मान 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 होंगे, ठीक है ना। यहीं पे क्या होगा, आपका आंसर खत्म, ठीक है बच्चों। तो देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस का लैंग्वेज वाला आंसर, है ना। इतना आप कर दोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं भी एक नंबर क्या होगा, कटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसमें ना 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बातें हैं वो आप देख लें। 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है बच्चों कि सबसे पहले ए आपको मानना पड़ेगा। ए क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो इस क्वेश्चन में है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बोलता है सम पूर्णांक या कोई पूर्णांक या विषम पूर्णांक, तो आप उसे मान लेंगे, किस फॉर्म का मानेंगे, a = bq + r। और ये तुरंत देखिएगा कि b क्या है। इसमें तो b 6 था, अगर यहाँ 3 होता, 2 होता, 5 होता तो वही हम लिख लेते। और उसके बाद r की लिमिट होती है ना, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। r की लिमिट लेने के बाद क्या होगा बच्चों, a के संभावित मान क्या है, बताओ। r के संभावित मान क्या है, r के मान है 0 1 2 3 4 5। और इसको उड़ा कहाँ रखेंगे, इन सब में रख देंगे। जैसे रखा तो हमें कुछ मान मिलेंगे। अब बस ये चूज करना है इसमें कि कौन सम है कौन विषम है, आपके सामने अपने आप आंसर मिल जाएगा। और आपको दिख रहा है जो विषम वाले हैं वो किस फॉर्म के हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। बस इसको आपको उठा के अलग देना है, आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही छोटा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी
की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है? मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो बच्चे यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझिएगा। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य हैं। कौन से हैं? सेना, आर्मी है ना। 616 लोग क्या है? आर्मी है। एक टुकड़ी है, उसे 32 सदस्यों, 32 मेंबर, मतलब देखो एक ग्रुप कितना है? 616 का है और एक ग्रुप किसका है? 32 लोग का है ना। 616 लोग को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने मतलब ये है कि 32 लोग हैं एक ग्रुप में, इसके पीछे क्या हैं? 616 लोग हैं, है ना, आर्मी के। और इन आर्मी वालों को इन 32 लोगों के पीछे करना है? मार्च करना है। इन कैसे मार्च करना ये बताया गया है। कह रहा है दोनों समूहों को, 2 समूहों में मार्च करना है, ठीक है ना। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। कह रहा है इसके पीछे 2 ग्रुप बनेगा, लेकिन दोनों ग्रुप में क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ आर्मी मैन होना चाहिए, मतलब सेम आर्मी होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? कह रहा है जो हम स्तंभ बनाएंगे पीछे, वो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं? वे कौन? आर्मी वाले। तो आपको करना क्या? देखिए इसके पीछे इतने लोग को मार्च कराना है, लेकिन 2 स्तंभों में, है ना। 2 स्तंभ मतलब 2 ग्रुप समझ सकते हैं आप लोग। तो 2 स्तंभों में अगर हम मार्च कराएंगे तो क्या करेंगे पता है? अगर हमें ये दिखाना है ना कि उनका जो नंबर है क्या है? समान है, मतलब इक्वल है। अगर नंबर इक्वल होता है तो आप कुछ मत करिए। इक्वलिटी अगर दोनों में इक्वलिटी, दोनों में ये ढूंढना है कि दोनों में कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जो क्या हो? समान हो, है ना। तो क्या करते हैं हम? इन दोनों नंबर्स के बीच का एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों? एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए इन 2 नंबर्स के बीच में जो एचसीएफ आएगा उतने ही स्तंभ हमें लगेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे स्तंभों की कुल संख्या बराबर 32 तथा 616 का एचसीएफ, ठीक है ना। अब निकालते हैं एचसीएफ। बताओ स्तंभों की जो कुल संख्या है, या लिखो यहाँ पे अधिकतम संख्या, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम के बारे में बोल रखा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे? अधिकतम संख्या, ठीक है ना। चलो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 32 है, 2 16, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। और एचसीएफ निकालना आप जानते हैं कौन सा मेथड? अरे भैया वही पुराना मेथड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। यूक्लिड साहब ने इतना अच्छा मेथड दिया है, आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी जरूरी नहीं है कि केवल 10th में पढ़ रहे हो तभी ये यूज करो। अरे 10th के बाद कभी पढ़ोगे, 11th 12th आगे भी आप क्या करेंगे? देश का नाम रोशन करेंगे, वहां भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या करेंगे? 32 और 616 क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो आप देखिए डायरेक्टली निकालते हैं एचसीएफ ना। डायरेक्टली कैसे निकालते हैं देख लो। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? 32 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 32 एक कम 32, कितना आया? 11 में 2 गए 9, यहाँ पर कितना? 5 में 3 गए 2, और ये कितना आ गया? 6, ठीक है। अब बताओ 32 2 96, कितनी बार ले जाएं इसको, है ना। 3 9 कितना होता है? 27। अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 9 दूना होता है 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, कितना आया? 288। यह आ गया कितना? यह आ गया आपका 16 में से 8 गए 8, और ये क्या आ गया? 0 0, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपको दिख रहा है क्या? अब आपको ये दिख रहा है कि ये शेषफल 0 आया नहीं। अगर शेषफल 0 आता ना तो यही क्या होता है? इन दोनों का एचसीएफ बन जाता। लेकिन बेटा शेषफल 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे? इस शेषफल से इस भाजक को फिर से भाग कर दीजिए। कैसे? है ना, देखो कैसे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 32 को आप क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो 8 चौक कितना होता है? 32। पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल, है ना। तो क्या करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं क्या? इसको देखिए, बताओ एचसीएफ कितना आ गया? ये आपको एग्जाम में भाग करके दिखाना पड़ेगा,
है ना। आप चाहें तो इनका भाग करके दिखा सकते हैं। बताओ HCF बिटवीन 32 एंड 616 कितना आ गया, 8 आ गया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई, 8। यही क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, तो ये था आज का हमारा जो भी हमारे जो लेक्चर 3 में हमने क्या किया बच्चों, ये देखिए। अच्छा हमने क्या किया लेक्चर 3 में, लेक्चर 3 में हमने क्या किया, आपके प्रश्नावली 1.1 के 1 2 3 3 क्वेश्चन लगा लिए, है ना बच्चे। ये मत देखो केवल 3 क्वेश्चन लगाए हैं, आपने क्या किया है, 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। आपने 3 नए कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। पहले क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट कि 2 नंबर्स के बीच में HCF कैसे फाइंड करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आ रहे हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा कॉन्सेप्ट कि अगर सेम ग्रुप के बारे में पूछ लिया तो हम उनका HCF ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए वो मैं सब सिखाऊंगा। बस क्या करना है, आपको घर बैठे मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए आज की जो क्लास हम यहीं पे रोक देते हैं, है ना। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, मैथ्स का डर क्या होगा, खत्म होगा, है ना। गारंटी किसकी है, मेरी। मैं आपके अंदर पूरा मैथ डर क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो आप क्या करेंगे, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और उसमें 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, जो बचे हुए क्वेश्चन उनको भी कर लेंगे। उसके बाद कुछ हम नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपके लिए मैं, अच्छा देखिए मुझे कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैथ क्यों पढ़ते हैं, है ना, हमारी लाइफ में मैथ का क्या यूज है। बहुत से बच्चे मुझसे मिलते हैं, ये सब पूछते रहते हैं। तो बच्चों मैं इस पर भी एक वीडियो आपको लेकर आऊंगा कि मैथ क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी लाइफ में इसका क्या उपयोग है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करूंगा, ठीक है। चलिए तो इसी आशा के साथ कि आप इसको जो हमने होमवर्क दिया वो लगाएंगे, इसी आशा के साथ मैं आज क्लास को अपने रोकता हूं। और घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, रेगुलर रहिए। अगर कोई बच्चा नया है, उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी करें, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ें तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। शेयर करना ना भूले बच्चों, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं। और यही महत्वपूर्ण चीजें सब बच्चों को पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है बच्चों। तो इसी आशा था हम क्या करते हैं, आज की क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।